हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल हिंदी शिक्षा सौरभ में, जहां पर मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2024 के संदर्भ में आज हमने टॉपिक लिया है पथ के साथी। महादेवी वर्मा का ये रेखा चित्र पथ के साथी, इसके महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी बिंदुओं पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं परीक्षा के वो सब आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाते हुए। तो पथ के साथी का आपको प्रकाशन वर्ष याद रखना है 1956। ठीक है, इसका ईयर क्या था? 1956। तो इसका पथ के साथी का प्रकाशन वर्ष 1956। उसके बाद हम बात करेंगे महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण रचनाओं की, प्रमुख कृतियों की बात कर लेते हैं, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, वो कवित्री के साथ साथ क्या थी? ये गद्यकार भी थी। ठीक है, उनकी प्रमुख पहले काव्य रचनाओं को देख लेते हैं। इनके कविता संग्रह हैं निहार, रश्मि नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा। ये इनके काव्य संग्रह है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, श्री महादेवी वर्मा के अनेक काव्य संकलन प्रकाशित हुए। ठीक है, और इसके अलावा परिक्रमा, संधनी, यामा 1936, गीत पर्व, दीप गीत, स्मारिका, नीलांबरा, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। गद्य की रचनाओं की बात करें तो रेखा चित्र हैं अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1943 और पथ के साथी संस्मरण 1956, मेरा परिवार 1972। पथ के साथी आपके सिलेबस में है, मेरा परिवार असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी के सिलेबस में है, तो दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रचनाएं इनकी सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका ईयर पथ के साथी का 1956। उसके बाद संकर चुने हुए भाषणों का संकलन संभाषण 1974 है। निबंध है इनकी श्रृंखला की कड़ियाँ 1942, विवेचनात्मक गद्य 1942, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध 1962, संकल्पिता 1969, ललित निबंध है छड़दा 1956 और कहानी गिल्लू। संस्मरण, रेखाचित्र और निबंधों का संग्रह है इनका हिमालय 1963। ठीक है, तो ये तो इनकी रचनाएं हुई। बाल साहित्य भी इन्होंने लिखे महादेवी वर्मा ने, जैसे ठाकुर जी भोले हैं, आज खरीदेंगे हम ज्वाला और समालोचना, ये कुछ इनके बाल साहित्य है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर पथ के साथी, इनका जो संस्मरण है पथ के साथी, उसकी अगर हम बात करें तो पथ के साथी जो इनका संस्मरण है तो उसमें महादेवी ने अपने समकालीन रचनाकारों का चित्रण किया है। जिस सम्मान और आत्मीयतापूर्ण ढंग से उन्होंने इन साहित्यकारों का जीवन दर्शन और स्वभावगत महानता को स्थापित किया है, वो कहते हैं अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। पथ के साथी में संस्मरण में महादेवी द्वारा पढ़े गए कवियों के जीवन पृष्ठ भी हैं। उन्होंने एक और साहित्य की निकटता, आत्मीयता और प्रभाव का काव्यात्मक उल्लेख किया है और दूसरी ओर उनके समग्र जीवन को परखने का प्रयत्न भी किया है। तो पथ के साथी जो संस्मरण है, इसमें कुल 11 संस्मरणों का संग्रह है। ये 11 संस्मरण है इसमें, आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, कुल कितने संस्मरण है पथ के साथी में? 11 संस्मरण है। तो पहला है दद्दा, यानी मैथिली शरण गुप्त को दद्दा कहती थी। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त के विषय में दद्दा नाम से। दूसरा है निराला जी पर भाई नाम से। तीसरा स्मरण नाम से प्रेमचंद पर। चौथा है जयशंकर यानी प्रसाद के लिए प्रसाद नाम से। पांचवा है सुमित्रा नंदन पंत। छठा है सुभद्रा कुमारी चौहान। सातवां है प्रणाम रविंद्रनाथ ठाकुर। आठवां पुण्य स्मरण महात्मा गांधी। नौवां राजेंद्र बाबू यानी बाबू राजेंद्र प्रसाद का। 10वां है जवाहर भाई जवाहरलाल नेहरू का। और 11वां है सत राजर्षि यानी पुरुषोत्तम दास टंडन पर। तो ये इनके 11 क्या हैं? प्रमुख संस्मरण है जिनका संग्रह है पथ के साथी। इसकी हम भूमिका आपको दिखाते हैं, मूल पाठ, उसके बाद अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ये पथ के साथी का मूल पाठ है। ठीक है, और इसमें महादेवी जी ने जो भूमिका में जो लिखा है वो हम आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा उनके कुछ वक्तव्य हैं जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, वो आपको दिखाते हैं। 2 शब्द करके इसमें लिया गया है और महादेवी जी लिखती हैं कि साहित्यकार की सृष्टि का मूल्यांकन तो अनेक आगत अनागत युगों में हो सकता है, परंतु उसके जीवन की कसौटी का अपना ही युग रहेगा। ये इंपॉर्टेंट कथन हो सकता है। ठीक है, तो उसकी भूमिका से है कि साहित्यकार की साहित्य सृष्टि का मूल्यांकन तो अनेक आगत अनागत युगों में हो सकता है, परंतु उसके जीवन की कसौटी का अपना युग ही रहेगा। पर यह कसौटी जितनी अकेली है उतनी निभ्रांत नहीं। देश काल की सीमा में आबद्ध जीवन ना इतना असंग होता है कि अपने परिवेश और परिवेशियों से उसका कोई संघर्ष ना हो,
और न ये संघर्ष इतना तरल होता है कि उसके आघातों के चिन्ह शेष न रहें। ठीक है, एक कर्म विविध ही नहीं विरोधी अनुभूतियां भी जगा सकता है। खेल का एक ही कर्म जीतने वाले के लिए सुखद और हारने वाले के लिए दुखद अनुभूतियों का कारण बन जाता है। ये सारे लाइनें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लिखती हैं वो कि जो हमें प्रिय है वह हमारे हित के परिवेश में ही प्रिय है, और जो अप्रिय है वह हमारे अहित के परिवेश में ही अपनी स्थिति रखता है। ये अहित प्रत्यक्ष कर्म से सूक्ष्म भाव जगत तक फैला रह सकता है। हमारे दर्शन, साहित्य आदि विविध साधनों से प्राप्त संस्कार हमें अपने परिवेश के प्रति उदार बनाने का ही लक्ष्य रखते हैं, पर मनुष्य का अहम प्राय उन साधनों से विद्रोह करता रहता है। अपने अग्रज और सहयोगियों के संबंध में अपने आप को दूर रखकर कुछ कहना सहज नहीं होता। मैंने तो साहस किया है, पर ऐसे स्मरण के लिए आवश्यक निर्लिप्तता या असंगतता मेरे लिए संभव नहीं है। मेरी दृष्टि के सीमित शीशे में वे जैसे दिखाई देते हैं, उसे वे बहुत उज्ज्वल और विशाल हैं। इसे मानकर पढ़ने वाले ही उनकी झलक पा सकेंगे। ये महादेवी जी ने इसमें लिखा है। श्रावणी पूर्णिमा 1956 को प्रयाग में इन्होंने ये बात लिखी गई। तो ये उसका अनुक्रम है, प्रणाम रेखाएं। ठीक है, इस तरह से ये प्रणाम रेखा चित्र इसमें दिया गया है जो, ठीक है, कविंद्र रविन्द्रनाथ ठाकुर के संदर्भ में है। तो इसकी हम समीक्षा यहाँ पर देखेंगे। अब पथ के साथ ही संस्मरण की विशेषताओं की अगर चर्चा करें तो महादेवी जी ने इस संस्मरण में 7 श्रेष्ठ 11 वैसे संस्मरण है इसमें। ठीक है, 11 संस्मरण इसमें दिए गए हैं। लेखक पथ के साथी में 7 नहीं है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 11 हैं, आपको मैंने मूल पाठ दिखाया। और लेखिका ने इन व्यक्तित्व की कसौटी पर इनका मूल्यांकन करने का भी प्रयास किया, और उन्होंने लिखा है, भूमिका भी हमने आपको दिखाई कि मेरी दृष्टि के सीमित शीशे में वे जैसे दिखाई देते हैं उससे बहुत उज्ज्वल और विशाल हैं। इसे मानकर पढ़ने वाले ही उनकी कुछ झलक पा सकेंगे। ये पथ के साथी संस्मरण की विशेषताओं की बात इसमें लिखी गई है। तो सबसे एक संस्मरण आता है प्रणाम संस्करण। अभी हमने आपको बताया महादेवी वर्मा ने प्रणाम संस्करण के द्वारा कविंद्र रविंद्र के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। उनके व्यक्तित्व और साहित्य में साम्य, मनुष्य होने पर गर्व का अनुभव करने, दृढ़ता और मुक्त हास्य के धनी, कोमल अंगुलियों से असंख्य कलाओं को अटूट बंधन में बांधने वाले महान संदेशवाहक, महान साहित्यकार और बेसहारा लोगों की सहायता करने वाला उन्होंने बताया है रविंद्र को। महादेवी जी उनके दर्शन को अपना सौभाग्य मानती हैं। शांति निकेतन में मिट्टी की कुटिया में बैठे रविंद्रनाथ उन्हें ऐसे लगते हैं जैसे वे विचित्र कर्म करने वाले शिल्पी हैं। उनमें ऐसी क्षमता थी कि वे अपनी कल्पना को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उतार सकते थे। जीवन के प्रथम चरण यानी किशोरावस्था में उनके लिए विदेश का द्वार खुल गया। उनकी प्रसिद्धि कवि के रूप में विदेशों में हो गई। ये सारी चर्चा वो प्रणाम नामक संस्मरण में करती हैं जो रविन्द्रनाथ ठाकुर से संबंधित है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर से। मैथिली शरण गुप्त संस्मरण की बात अगर यहाँ पर करें, मैथिली शरण जिसको जो दद्दा के नाम से है, पहला ही है। इस संस्मरण में महादेवी ने मैथिली शरण गुप्त के चरित्र पर प्रकाश डाला है। गुप्त जी एक लोक संग्रही कवि थे। गुप्त जी के स्वभाव में कोमलता और कठोरता का ऐसा संतुलन था जिसे किसी लोहे का एक सिरा आग में रखकर दूसरा पानी में बुझा दिया गया हो। वे भक्त और कवि दोनों हैं और कर्मठ होने के नाते निर्माण करते हैं। भक्त होने के कारण निमित्त के प्रति आत्मसमर्पण भी है उनके अंदर। ठीक है, तो महादेवी जी के शब्दों में अगर बात करें, महादेवी जी ने गुप्त जी की शरीर रचना का परिचय देते हुए लिखा है कि साधारण मंझोला कद, साधारण छरहरा बदन, साधारण गहरा गेहुआ या हल्का सांवला रंग, साधारण पगड़ी, अंग रखा धोती या उसकी आधुनिक संस्करण, गांधी टोपी, कुर्ता धोती और इस व्यापक भारतीयता से सीमित सांप्रदायिकता का गठबंधन सा करती हुई तुलसी कंठ, ये उनका वर्णन करती हुई वो लिखती हैं। तो ये अगर ये कथन ऐसा आता है तो महादेवी का कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में है। ठीक है, सुभद्रा कुमारी संस्मरण आता है। इस सुभद्रा कुमारी संस्मरण में महादेवी वर्मा ने वीर रस, श्रृंगार एवं वात्सल रस की प्रसिद्ध कवित्री, स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय सहयोग देने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान को आधार बनाकर लिखा। अपने लक्ष्य पर अडिग रहना, हंसते हंसते सब कुछ सहना सुभद्रा कुमारी का स्वाभाविक गुण है। और सुभद्रा जी कठिन परीक्षा से समझौता न करने वाली थी। जेल जीवन में सुभद्रा जी के सामने बहुत सी कठिनाइयां आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वे इसमें वर्णन करते हैं। उसके बाद निराला संस्मरण की बात अगर करें तो निराला शीर्षक से इन्होंने निराला संस्मरण में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन किया है। निराला जी को उन्होंने लौकिक दृष्टि से निस्व पर हृदय की निधियों से समृद्ध बताया है। उनके जैसा औढ़ादानी साहित्यकार देखने सुनने में नहीं आता। अपना सब कुछ गरीबों को बांटकर फिर दूसरों से अपने लिए मांगना उनका नियम था। अपने अतिथि का आदर सत्कार करने में वे कभी पीछे नहीं रहे। पंत जी से वैचारिक मतभेद होने पर भी वे उनके अनन्य मित्र थे। साहित्यकार संसद में सब सुविधाएं होने पर भी निराला जी अपने हाथ से भोजन बनाते थे और केवल दिन में एक बार ही खाते थे। उनका जीवन एक विरक्त सन्यासी का सा जीवन था। पारिवारिक सुखों से वंचित रहकर भी वे सदैव मानव सेवा में लगे रहे। ये उन्होंने इसमें बताने का प्रयास किया। उसके बाद अगला आता है जयशंकर प्रसाद संस्मरण से संबंधित है। तो इसमें साहित्य लिखती हैं, बताती हैं वो कि जो महान साहित्यकार होते हैं उनके जीवन में बड़े बड़े संघर्षों का उन्हें सामना भी करना होता है। छोटी बाधाओं की उपेक्षा करने से उन्हीं का सम्मिलित रूप बड़ी बाधा बनकर उनकी जीवन शक्ति को चीर कर देता है। यही महाकवि प्रसाद के साथ भी हुआ। चित्र की अपेक्षा भिन्न व्यक्तित्व वाले मंझोले कद के छरहरे शरीर वाले प्रसाद जी सात्विक रुचि वाले कल्पनाशील व्यक्ति थे। वैदिक साहित्य और भारतीय दर्शन का आधुनिकतम ज्ञान ही अपनी विशेष व्याख्या भी रखते थे। प्रसाद जी बहुश्रुत थे, अर्थात उन्होंने बहुत पढ़ा और बहुत सुना था। प्रसाद जी साधन संपन्न नहीं थे, केवल उसका रखरखाव साधन संपन्नों जैसा था। वे ऋणग्रस्त थे किंतु प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे थे। शैव दर्शन से प्रेरित ये महाकवि निरंतर परिजनों का विरह सहता रहा और क्रमशः समीप आती मृत्यु के पदचाप सुनकर भी वो कभी घबराए नहीं। तो ये जयशंकर प्रसाद संस्मरण में लिखा। पंत संस्मरण की विशेषताओं की बात करें तो पंत संस्मरण में महादेवी जी ने पंत जी से अपनी प्रथम भेंट को इसमें दर्शाया है। आकंठ अवगुंठित करती हुई हल्की पीताभ सी चादर कंधों पर लहराते हुए कुछ सुनहले से केस, तीखे नक्श और गौर वर्ण के समीप पहुंचा हुआ गेहुआ रंग, सरल दृष्टि की सीमा बनाने के लिए लिखी हुई सी भवें, खिंचे हुए से होंठ, कोमल पतली उंगलियों वाला सुकुमार हाथ, ये वो इसमें लिखती हैं। तो पहली भेंट में महादेवी केवल अपनी कविता ही सुना पाती हैं पंत जी को। पंत जी की कविता सुन नहीं पाती हैं क्योंकि उनको छात्रावास जाना होता है। बाद में डॉक्टर पंडित धीरेन्द्र वर्मा के विवाह में भेंट होती है और उनका परिचय होता है। पंत जी के स्वभाव के बारे में महादेवी लिखती हैं, कहती हैं कि पंत जी के मन का संकोच, उनकी अंतर्मुखी वृत्तियां सब उनके असाधारण बालकपन की उपज हैं। गोसाई दत्त से बदलकर अपना नाम सुमित्रानंदन पंत रखने वाले पंत जी वेशभूषा, रहन सहन, सूक्ष्म भाव, चिंतन, लेखन, व्यक्ति सब में असाधारण थे। पंत जी अभिमान से कोसों दूर अत्यंत शिष्ट, मधुर और भाषी और विनोदी स्वभाव के भी थे। फिर सियाराम शरण गुप्त संस्मरण की बात करें तो सियाराम गुप्त संस्मरण में महादेवी ने सियाराम शरण गुप्त जी के व्यक्तित्व का विकास किया है। वह लिखती हैं, कुछ नाटा, कुछ दुर्बल शरीर, छोटे और कृश हाथ, पैर लंबे उलझे रूखे से बाल, लंबाई लिए सूखे मुख, होंठ और विशेष तरल आंखों के साथ भाई सियाराम शरण ऐसे लगते हैं मानो ठेठ भारतीय मिट्टी की बनी पकी कोई मूर्त हो। शुद्ध खादी की घुटनों तक धोती और मिर्जई पहनने वाले गुप्त जी कुर्ता कभी कभी ही पहनते थे। बचपन से ही वे बड़े शांत स्वभाव के थे। पुत्रों और पत्नी के विरह व दुख इन्होंने बड़े संयम से झेले हैं। वे गांधी जी के दर्शन से पूर्ण रूप से प्रभावित थे। उनके विचार, साहित्य और दर्शन नितांत मौलिक हैं। वे कवि, उपन्यासकार और निबंधकार तीनों थे। श्वास रोग से निरंतर पीड़ित रहे। वो लिखती हैं उनके बारे में, उनका साहित्य पद का कमल न होकर उनके दुग्धोज्वल चरित्र का स्वच्छ परिचय है। ये सियाराम शरण के गुप्त के बारे में महादेवी जी लिखती हैं। तो इस तरह से पथ के शास्त्री संस्मरण में लेखिका ने, महादेवी वर्मा ने विभिन्न साहित्यकारों के व्यक्तित्व का भावमय और गतिशील चित्र प्रस्तुत किया है। महादेवी जी एक या दो भेंट में ही साहित्यकारों के जीवन की इतनी सूक्ष्म और उनकी तीव्र प्रतिभा का परिचय देती हैं, जो इस आप पथ के साथी में देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसके जो शीर्षक हैं शुरुआती जो हमने बताए वो आपको याद रखने, वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें इनकी रचनाएं और कितने संस्मरण जो दिए गए हैं पद के साथी में, 11 संस्मरण संग्रह हैं और ये 11 के ही नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक।
तो उम्मीद करते हैं आपके लिए कुछ लाभकारी होगा, परीक्षा की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप तक पहुँची होंगी। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं कल फिर ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। थैंक यू।